तो बिगिन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 तक देख लिए थे, 24 से हमें देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक फिगर है और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल है, अनइक्वल है, और अगर अनइक्वल है तो कैसा है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस होता है, लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इक्वी डिस्टेंस होता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कंसीडर करते हैं। जैसे अब ये इस केस में हर एक पॉइंट पे ये इक्वी डिस्टेंस है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा कम हो गया हो तो बनाने की वजह से हुआ, ठीक है, अदरवाइज ये इक्वी डिस्टेंस है। तो पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे आप रैंडमली कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर होगा। ई ए, ई बी और ई सी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस नहीं है, लाइक आपका इस केस में देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये क्लोज हो गया और यहाँ पे आकर इस तरीके से सेपरेशन जो है थोड़ा बढ़ गया। तो अगर ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए पे क्लोज है, पॉइंट बी पे सेपरेशन ज्यादा है, तो जहां पे ज्यादा क्लोज होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, यानी यहाँ पे ये जो होगा वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू ईबी। सो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अगर फार्दर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर ई एफ एल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर, देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा, ई ग्रेटर। और अगर फार्दर होंगे, ई एफ एल फार्दर होंगे तो ई ग्रेटर नहीं होगा, ई लेसर होगा। सो इस केस में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो EB जो है वो लीस्ट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये हमारा जो EA इक्वल टू ऑप्शन बी जो दे रखा है, सॉरी ये ऑप्शन बी जो दे रखा है ये गलत है। EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC ये नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस लाइन नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन हमारा। अब ये क्लियर होना चाहिए कि B जो है वो लेस है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन जो है वो लीस्ट है, तो EB लीस्ट होगा। और EA और EC बराबर दिख रहे हैं, EA और EC बराबर दिख रहे हैं। कभी ऐसा भी डायग्राम दिया जा सकता है जिसमें EA को ज्यादा क्लोजर बना दिया गया और EC में ज्यादा सेपरेशन बना दिया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है और आ सकता है, लाइक ये ऐसे बना दिया गया। तो इस केस में आपका EB लीस्ट होगा, EC देन एंड EA फिर आपका मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे EA और EC बराबर दिख रहे हैं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें EA और EC बराबर दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका EA और EC आपका बराबर दिख रहा है और EB जो है वो लिस्ट दिख रहा है, EB लिस्ट है। सो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, वही बताया हुआ आपका यहाँ पे। Two spheres of radius a and b respectively are charged and joined by a wire. The ratio of electric field of the sphere, देखिए दो स्फेयर हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, अनआइडेंटिकल हैं। तो एक आपका हो गया स्फेयर A और एक हो गया स्फेयर B, आइडेंटिकल नहीं है इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट साइज का बनाया है। एक पे चार्ज मैंने Q1 दे दिया, एक पे चार्ज Q2 दे दिया। अगर दोनों अलग अलग रखे थे तो कोई इश्यू नहीं था, दोनों अपना सेपरेटली रखेंगे। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है। लेकिन जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया, एक वायर से जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया, ये वायर से आपने अगर इनको ज्वाइन करता है तो ये क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एक से चार्ज दूसरे में फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो अब इन पे जो चार्ज होगा वो Q1 Q2 नहीं होगा, अब इन पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q डैश। ए पे जो चार्ज होगा, पहले तो Q1 था, अब इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 डैश और इस पे चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। दोनों पे चार्ज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आपका A पे मतलब स्फीयर 1 पे और B पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहे। क्योंकि दो चीजों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक आपका चार्ज फ्लो होगा, तब तक करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो करने का रूल है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो होगा। तो स्फीयर 1 और स्फीयर 2 को अगर आप कनेक्ट करते हो तो इनमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक करंट फ्लो होगा, और ये करंट तब तक फ्लो होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद पोटेंशियल सेम हो गया, और पोटेंशियल जब सेम हुआ
तो 1 पे चार्ज जो है वो Q1 डैश हो गया और 2 पे चार्ज Q2 डैश हो गया। पहले इन पे चार्ज Q1 और Q2 था जब कनेक्ट नहीं किए गए थे या जैसे ही कनेक्ट किया गया, और जब कनेक्ट कर दिया गया तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो किया और तब तक फ्लो किया जब तक दोनों का चार्ज पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, K Q1 डैश by A is equal to K Q2 डैश by B। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, Q1 डैश by Q2 डैश is equal to A by B is equal to A by B। Q1 डैश by Q2 डैश is equal to A by B हो गया हमारे पास। अब हमें इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है KQ by R स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का जो होगा वो होगा KQ1 डैश by A स्क्वायर, E1 by E2 हम निकाल रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल रहे हैं, E1 by E2 हम निकाल रहे हैं। तो एक हो जाएगा KQ1 डैश by A स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा KQ2 डैश by B स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, B स्क्वायर ऊपर जाएगा, A स्क्वायर नीचे रहेगा, K कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू Q1 डैश by Q2 डैश, और Q1 डैश by Q2 डैश हमारे पास ऑलरेडी A by B है, तो ये क्या बन जाएगा, B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A by B, मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, ये B by A। सो B by A कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर B by A है, सो B इज द आंसर, B इज द आंसर, ठीक है, B इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then release the kinetic energy attained by the particle after। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन के बराबर होगा। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फोर्स आपसे पूछता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स Q इंटू E होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि रेस्ट पे था तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी QE इंटू वाई। ये आपका होना चाहिए, है ना, बस एक ही दे रखा है। अदरवाइज बाकी अगर आप देखते हो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लाइक ये आपका सी आंसर हो गया इस केस में, तो ठीक है सी आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पे A हो गया, B हो गया और D हो गया, ये तीनों डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये तीनों डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए QE जो होता है आपका फोर्स होता है, QE आपका फोर्स होता है, एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा, QE आपका फोर्स हो गया और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हाफ QEY होता तो हमें सोचना पड़ता कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको मेथड बता दिया, बट यहाँ पे तो इसे डायमेंशनली आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका डायमेंशन एक ही होगा, वर्क एनर्जी का जो डायमेंशन है वो QEY के बराबर ही होगा, और ये डायमेंशन केवल ऑप्शन सी के पास है। बाकी सबका डायमेंशन जो है, जो ऑप्शन ए है उसका डायमेंशन है जूल मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी का भी डायमेंशन अलग है, ऑप्शन डी का भी डायमेंशन अलग है, तो डायमेंशनली ए बी और डी तीनों जो है वो एनर्जी के बराबर नहीं है, तो तीनों आंसर हो ही नहीं सकते हैं। कोई भी चीज हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि डायमेंशनली करेक्ट है तो आंसर होगा वो, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो आंसर नहीं हो सकता। ये आपका सॉल्यूशन बताया हुआ है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ME लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको MP और ME कहीं पे थोड़ा सा जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है MP by ME लिखा हुआ है, ये चीज जो है वो MP by ME लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ME लिखा हुआ है, E नीचे है साथ में दिख रहा होगा। तो चलिए आते हैं इस पर, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ME, अगेन ये ME है, मास M और E साथ नीचे E लिखा हुआ सबस्क्रिप्ट, इनिशियली एट रेस्ट moves through a certain distance in uniform electric field in time t1, ठीक है, a proton of mass MP also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in electric field। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी T2 by T1 निकालना है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं प्रोटॉन को छोड़ता हूं और इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूं,
अगर मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ई इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। देखिए फोर्स प्रोटोन का भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है दोनों सेम होता है, बस चार्ज का नेचर जो है वो अपोजिट होता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा। दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग-अलग होगा, दोनों अलग-अलग डायरेक्शन मूव करेगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन अगर मैं लीव करता हूँ तो प्रोटॉन जो है वो इधर की ओर जाएगा। लेकिन दोनों का चार्ज जो है बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप ई लेते हो तो प्रोटॉन का चार्ज भी ई ही होगा। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फोर्स कितना होगा आपका E इंटू ई। किस पे फोर्स? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। प्रोटॉन पे भी यही फोर्स लगेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग होगा दोनों का, क्योंकि मास अलग है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me। तो डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा s है, रेस्ट से छोड़ा गया है तो u हमारा 0 हो गया, यानी s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, और a की जगह आप क्या लिखेगा, e बाई एम ई इंटू इसका टाइम t1 बोला गया है तो t1 स्क्वायर, यानी आपका t1 जो है वो हो जाएगा 2s बाई 2s बाई ई, या तो हम सिंपली ऐसे रखते हैं 2s, जस्ट अ मिनट, टाइम t1 is equal to 2s divided by e into m1 होल पावर रूट। ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम हो गया। अब समझिएगा स्क्वायर था तो इधर गया तो रूट हो जाएगा। अब इस चीज को समझिएगा, ये m1 नहीं सॉरी me है, m1 मैंने बोल दिया था, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सेम चीज हम प्रोटॉन के लिए करेंगे। आपको क्लियर है, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो u 0 है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, तो हाफ at स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला मैंने हाफ at स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए सेम चीज करते हैं हम लोग। तो प्रोटॉन पे भी फोर्स वही होगा आपका, E इंटू ई होगा, बस इसका एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो होगा ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन mp। और यहां से अगर मैं टाइम t2 निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2s, उसी तरीके से चलेगा, बस ऊपर me की जगह mp हो जाएगा बाई ई पे रूट। और अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं t1 बाई t2 तो आप देख सकते हैं क्या होगा इस केस में, सब कुछ कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा t1 है तो me बचेगा, है ना, और नीचे बचेगा mp, तो t1 बाई t2 इज me बाई mp का रूट। ये t2 बाई t1 पूछा, सॉरी ये t2 बाई t1 पूछा, हमने क्या निकाला, t1 बाई t2 निकाला। t1 बाई t2 क्या है, me बाई mp का रूट, ठीक है। तो t2 बाई t1 क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बी आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ये सॉल्यूशन भी किया हुआ है, इन्होंने टी स्क्वायर लेकर चले, ठीक है। तो हाफ इनका मिसिंग है, हाफ होना चाहिए था, हाफ एटी स्क्वायर होता है, हाफ यहाँ पे मिसिंग है। So how much kinetic energy will be gained by an alpha particle in going from point at 70 volt to another point at 50 volt? अब देखिए जब पॉइंट 70 वोल्ट पे होगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको पता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन,
ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज। अब देखिए आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू energy of 1 electron when accelerated through 1 volt, या energy of 1 proton when accelerated through 1 volt, energy of 1 electron when accelerated through 1 volt, ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपके पास है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन या ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज 2e कह लीजिए, ठीक है, बेसिकली ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल 70 वोल्ट पे होगा, जब ये 70 वोल्ट पे होगा तो इसका एनर्जी टोटल कितना होगा, मतलब 1 पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा, E1 2e इंटू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2e इंटू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 2e इंटू 70 वोल्ट लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट तक लाया गया, तो सेकंड पॉइंट पे जब ये आया, सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 2e चार्ज इंटू पोटेंशियल, यही होता है एनर्जी, वर्क डन एनर्जी बराबर होता है 2e इंटू 50 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल गोइंग फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना एनर्जी गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, ए का आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आप कितना है 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E2 कितना है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो गेन कितना किया, मतलब जितना इसने यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी इतना प्रोसेस करता है, यहाँ पे आपका 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो बाकी जो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस आया वो एनर्जी जो है वो इसका काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो एनर्जी गेन कितना होगा 140 माइनस 100, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका ए आंसर ऑप्शन है, सो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, ये बताया हुआ आपका, बी यहाँ पे लिख दिया, बी तो नहीं है, नहीं बी नहीं है, ए इज द आंसर, बी गलत लिख दिया, आंसर इज ए। So figure shows regular hexagons with charges at vertices. In which of the following cases the electric field at the center is not zero? आपको पता है ये चीज हमने रेगुलर क्लास में पढ़ रखा है कि अगर किसी भी रेगुलर साइडेड बॉडी पे हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, स्क्वायर हो, सर्कल, इनफैक्ट सर्कल के लिए वैलिड है, ट्रायंगल हो, अगर सेम चार्जेस रखते हैं किसी भी रेगुलर साइडेड बॉडी पे, यहाँ पे हेक्सागन ले लेते हैं, ठीक है, अगर सेम चार्जेस रखते हैं तो नेट फोर्स जो है सेंटर पे वो हमेशा जीरो होता था, ठीक है, नेट फोर्स जो है वो हमेशा जीरो होता था सेंटर पे अगर सेम चार्ज रखते थे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हर कॉर्नर पे सेम चार्ज क्यों रखा हुआ है, ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आपका जो ये चार्ज है और ये चार्ज है, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सिमिलरली ये चार्ज और ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैंसिल कर देगा, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से देखते हैं, पहला तो नहीं हो सकता आंसर क्योंकि पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा डेफिनेटली, तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ऐसे भी कट गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे तो जीरो होगा क्योंकि आप देख सकते हो इसकी वजह से जो फील्ड है, ठीक है, 1 की वजह से जो फील्ड है, 1 नहीं बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए की वजह से बी कैंसिल कर देगा, ठीक है, सी की वजह से डी कैंसिल कर देगा, ठीक है, सी की वजह से डी कैंसिल करेगा और ई की वजह से एफ कैंसिल करेगा, ये सारे बराबर होंगे, ठीक है, सारे बराबर होंगे तो कैंसिल कर देगा। अब आते हैं ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 को बाद में चेक करते हैं, ऑप्शन 3 चेक कर लेते हैं, ये भी जीरो दिख रहा है, ठीक है, देखिए ये हो गया, तो इसकी वजह से ये कैंसिल कर देगा, यहाँ पे सारे चार्जेस बराबर नहीं है, लेकिन देखिए ये जो अपोजिट चार्जेस है वो बराबर है, इसकी वजह से जो हमारा ए है, ए की वजह से बी कैंसिल कर देगा, जो सी है सी की वजह से डी कैंसिल कर देगा, दोनों बराबर हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंटर पे बराबर होगा, और जो ई है, ई की वजह से एफ कैंसिल कर देगा, ये भी बराबर है। अब अगर हम इसकी वजह से देखते हैं तो यहाँ पे तो ये दोनों का कैंसिल नहीं हो सकता है, इन दोनों का भी कैंसिल नहीं हो सकता, इन दोनों का भी कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन एक हमारा आंसर जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर यही होगा, और एक सेकेंड आंसर ऑप्शन आंसर जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से और इसकी वजह से ऐड होगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव की वजह से भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो ये दोनों जो है वो ऐड होगा। सिमिलरली इसमें भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, यानी देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, जो भी आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 आंसर जाएगा, 2 यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। देख लेते हैं 4 आंसर क्यों नहीं जाएगा। तो 4 के केस में आपका ये रहा, मान लेते ये 2 का बड़ा है, 2q का बड़ा है, तो इधर की ओर नेट फील्ड होगा। इस केस में आपका इधर की ओर नेट फील्ड होगा, और इस केस में इधर की ओर नेट फील्ड होगा। बट अगेन ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है आपको पता है 120 डिग्री पर रिजल्टेंट सेम होता है, तो आप ऐसे देखिए इसको, एक इधर की ओर ई है आपका, ये ऑप्शन फोर्थ को हम चेक कर रहे हैं, और इधर की ओर आपका एक ई है, और एक इधर की ओर आपका ई है। तो इन दोनों का जो ये ई और ये ई, इनके बीच में एंगल भी 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट जो है R1 वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और R1 भी जो है वो E के बराबर होगा, सो ये भी कैंसिल कर देगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज 0, ऑप्शन 2 इज द आंसर। ये पूरी कहानी यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हो, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द आंसर। An electron is moving towards x-axis and electric field along y direction, then path of the electron is। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने इस क्वेश्चन को पूरा प्रूव किया था, आपको याद होगा, ये क्लास में कराया वो क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं, या ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, और नीचे हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये जो डिफ्लेक्शन हमने निकाला था, ये डिफ्लेक्शन हमने निकाल रखा था y डिफ्लेक्शन, y हमने निकाला था QE, y इज इक्वल टू QE बाय m इंटू, अगर ये डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर, तो y प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर है, तो पाथ जो है आपका वो पैराबोलिक होगा। ये सारा चीज हमने देख रखा है। ठीक है, रेगुलर क्लास में ये चीज प्रूफ किया हुआ है। अगर आप अभी प्रूफ देखना चाहते हो तो देखिए, इधर के डिस्टेंस को d ले लेते हैं हम लोग, y डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी है, ये प्रोपोर्शनल कहते हैं, देख लेते हैं अभी एक बार। y डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितना है, u है मान लेते हैं, तो जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, d बाई u, d बाई v लिया था हमने, vx लिया था, x डायरेक्शन में वेलोसिटी x लिया था, vx लिया था, तो टाइम जो है वो इधर की ओर होगा d बाई vx, है ना। और एक्सीलरेशन इसका y डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, देखिए ये इस पे फोर्स तभी तक लगेगा जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने टाइम तक है, d बाई vx टाइम तक। आप समझिए इसमें आपका ये चार्ज पार्टिकल जो है वो vx वेलोसिटी से एंटर करता है, तो जो टाइम लेगा वो d बाई vx के बराबर लेगा, तो टाइम आपका d बाई vx होगा, तो y डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका होगा QE बाई m, या E बाई m भी आप लिख सकते हो। तो जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका हाफ ए वाई की जगह क्यू ई बाई एम, और टी की जगह वाई डी स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2m वी एक्स स्क्वायर मिसिंग था हमारा, ये पूरा प्रूव करवा रखा है मैंने सीबीएसई में रेगुलर क्लास में, है ना। तो y प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, सो पाथ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक यानी ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सी जाएगा।
इन्होंने सीधा आंसर लिख दिया। So an electron of mass m and charge e is accelerated from rest through a potential difference v in vacuum. The final speed of the electron is potential difference v से accelerate किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो final energy इसके पास होगा वो कितना होगा, e into v होगा। e into v होगा, e into v आपका हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आपको क्या बताना है, फाइनल पोटेंशियल वेलोसिटी बताना है इसका। तो 2ev, E is the इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V is the potential by m का अंडर रूट ds का वेलोसिटी हो जाएगा। दिस स्मॉल v is the velocity, 2e by m अंडर रूट। ऑप्शन C is the answer। So ये इन्होंने किया, इसमें तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। So question number 32, a charged ball hangs from a silk thread S which makes angle theta with a large charge conductivity PS on the figure. The surface charge density of the set is proportional to। अब समझिएगा इसको, like ये आपका चार्ज शीट हो गया, तो ये चार्ज शीट जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, QE लगाएगा, इधर Q, और नीचे वर्टिकली mg भी काम करेगा, वर्टिकली आपका mg भी काम करेगा, और इधर की ओर आपका ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। इधर की ओर टेंशन T ले लिया हमने, तो इधर की ओर आपका T cos थीटा एंड इधर की ओर आपका T sin थीटा। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, FBD बनाता हूँ, तो T cos थीटा ऊपर की ओर और नीचे काम कर रहा है आपका mg, T sin थीटा इधर की ओर और इधर काम कर रहा है आपका QE। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब FBD के हिसाब से हम लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू QE एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। और आपको पता होना चाहिए जो चार्ज शीट होता है उसकी वजह से, ये Q तो फिक्स है, ये Q बॉल का चार्ज है, जो चार्ज शीट होता है उसकी वजह से जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे m और g तो कांस्टेंट है, m बॉल का मास है और g तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो जो आप इससे एप्सिलॉन नॉट भी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है 8.85 into 10 to power -12, तो जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा हो गया। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, यही पूछा था कि sin थीटा का प्रोपोर्शनल है, cos थीटा का प्रोपोर्शनल है या tan थीटा का प्रोपोर्शनल है, तो B इज द आंसर। सो क्वेश्चन मिसिंग है एक साथ, सॉरी एक क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। जो क्वेश्चन मिसिंग है वो क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके बता देता हूँ ये क्या चीज है। ये है आपका एक थिन शीट है जिसपे चार्ज है प्लस सिग्मा, और इधर जो चार्ज है वो है आपका माइनस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ये मिसिंग कैसे हो रखा है, पर ठीक है क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे चार्ज है प्लस सिग्मा, यहाँ पे चार्ज है माइनस सिग्मा। आपको इस पॉइंट P पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं पहले थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, इसे मैं 1 ले लेता हूँ और इसे मैं 2 ले लेता हूँ। नेगेटिव की वजह से जो होगा वो टूवर्ड्स होगा, तो ओवरऑल दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे EP, वो क्या होगा आपका E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 होगा, यानी जो नेट फील्ड होगा EP पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो होगा
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। ये क्वेश्चन था आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज 4q, स्मॉल q एंड q आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। पोजीशंस दे रखा है इसका, x इक्वल टू 0 पे एक है, x इक्वल टू l/2 पे है, एक x इक्वल टू l पे है। सो डायग्राम बनाते हैं पहले। चार्ज 4q आपका यहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे। दूसरा x इक्वल टू l/2 पे आपका स्मॉल q है, और x इक्वल टू l पे आपका कैपिटल q है। फाइंड द वैल्यू ऑफ q सो दैट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज 0। कैपिटल Q पे हमें फोर्स 0 करना है, स्मॉल q का वैल्यू बताना है। तो समझिएगा कैपिटल Q पे फोर्स लगाने वाले कौन कौन है। कैपिटल Q पे फोर्स लगाने वाला आपका ये है और ये है। कैपिटल Q पे हमें 0 करना, ओके। कैपिटल Q पे फोर्स लगाने वाला मतलब इस पे हमें लगाने वाला देखना है कौन कौन है। तो एक स्मॉल q है और एक 4q है। सो फोर्स ड्यू टू 4q की वजह से तो रिपल्सिव होगा, यानी स्मॉल q जरूर नेगेटिव होना चाहिए, तभी 0 हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स रिपल्सिव होगा। 4q तो सेम नेचर का ही होगा, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, अवे। इसे मैं 1 मान लेता हूं, तो F1 जो है वो आपका इधर की ओर अवे होगा, तो F2 डेफिनेटली इधर की ओर होना चाहिए, यानी Q आपका नेगेटिव होना चाहिए। यानी कोई भी ऑप्शन जो अगर पॉजिटिव दे रखा है आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, खैर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे पूरा। तो सबसे पहले 4q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k 4q k q1 q2 इंटू q बाई एल स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरा लगेगा आपका स्मॉल q की वजह से k स्मॉल q इंटू q बाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका डिस्टेंस l बाई 2 है का होल स्क्वायर, इसे 0 कह देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4kq बाई एल स्क्वायर। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे और इसको इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा -4kq स्क्वायर q इंटू क्यू स्क्वायर वैसे होगा, लेकिन q इंटू क्यू लिख देता हूँ मैं, बाई एल स्क्वायर। सारा कुछ कैंसिल होने के बाद स्मॉल q जो है वो -q के बराबर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो -q है? ऑप्शन डी, दैट इज योर आंसर। डी इज योर आंसर। तो अब ये आपका ये बताया हुआ है, ऑप्शन डी, यहाँ पे बी लिख दिया इन्होंने गलती से, डी इज द आंसर। डी इज द आंसर, बी लिखा हुआ है गलती से, मिस्टेक, ये बी लिखा हुआ है, डी इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।